Good morning, dear students. Now, I am going to teach you about the other part of this chapter, that is the Russian Revolution. Before this, I discussed the first topic, that was the socialism in Europe. In socialism in Europe, I taught you what kind of changes took place in Europe, in the different parts of European countries, the industrial change, the different ideology by different thinkers, in which I discussed about the various political thinkers also, in which Karl Marx was the most prominent one. Now today I am going to deal with the second topic, that is the Russian Revolution. Children, before the beginning of this topic, I would like to tell you that socialism took over the government in Russia through the October Revolution. How did this happen? In Russia, there was the fall of the monarchy in 1917. Okay, 1917 में monarchy गिरी. ये इसका क्रक्स है, एक बेसिक क्रक्स है, इसको हमेशा दिमाग में रखना कि 1917 में monarchy फॉल हुई, दैट इज किंग हटा. किंग हटने के बाद जैसे किंग हटा उसमें ही फरवरी आपका रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है, फरवरी 1917 में monarchy गिरी एंड इसके बाद जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ एंड इस तरह से आपका पूरा रशियन रेवोल्यूशन है. बस इतना याद रखना, ये मेन क्रक्स है इस पूरे चैप्टर का पार्ट का, कि फॉल ऑफ मोनार्की 1970, इसके बाद 1917 में मोनार्की गिरी, सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट ले ली रशिया में, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में. ठीक है, और उसके बाद आपका फरवरी रेवोल्यूशन हुआ. अब ये सब कैसे हुआ एंड कौन से ऐसी सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन थी रशिया के अंदर जब रेवोल्यूशन हुआ. नाउ इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि ये सब कैसे हुआ, क्या सोशल पॉलिटिकल कंडीशन थी रशिया के अंदर, हमको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. अब इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको रशियन एम्पायर को जानना बहुत ज़रूरी है. रशियन एम्पायर 1914 में, ठीक है, यहाँ पे रशियन एम्पायर में ज़ार निकोलस II रूल करता था. इज इट क्लियर? You can see in the picture over here. I am going to show you in the book also. Is it clear? This is Tsar Nicholas. Can you see over here? This is Tsar Nicholas. And this is the map of Russian Empire. रशियन एम्पायर में आप देखोगे उस समय रशियन एम्पायर में डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़, जो आज यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो भी रशियन एम्पायर के अंदर आती थी. इज इट क्लियर? इधर आप देखोगे एशिया है, इधर आपका यूरोप है. एट प्रेजेंट रशियन एम्पायर ये है. इस मैप को पढ़ना जरूर, गो थ्रू दिस मैप, दिस इज मस्ट फॉर यू. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द रशियन एम्पायर. सो रशियन एम्पायर में ज़ार निकोलस II रूल करता था. ठीक है, अब इसकी टेरिटरी मॉस्को में ही नहीं थी. मॉस्को इज इन रशिया, मॉस्को में ही नहीं थी. इसके साथ साथ आजकल करंट डे में रशियन एम्पायर में आजकल एट प्रेजेंट जो फिनलैंड है, आपका पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, जॉर्जिया है, आर्मीनिया है, अज़रबैजान है, ये सारी कंट्रीज़ इसके अंदर आती थी. इज इट क्लियर? रशियन एम्पायर के अंदर ये सारी कंट्रीज़ आती थी उस समय. आजकल जो प्रेजेंट ये कंट्रीज़ है, अब ये इसके रशिया के अंडर नहीं है. अब आज का रशिया और पहले के रशिया में बहुत डिफरेंस है. इज इट क्लियर? पहले आपकी ये सारी कंट्रीज़ आती थी. करंट डे की जो कंट्री फिनलैंड है, लैटविया है, लिथुनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ पोलैंड भी आते थे, यूक्रेन आता था, बेलारूस आता था. इज इट क्लियर? और ये पैसिफिक ओशन लाइज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द रशिया, वहाँ तक जो है. और यू कैन सी ओवर हियर रशियन एम्पायर. ठीक है, ये सारी कंट्रीज के अंदर आती थी. उसके बाद ये इस तरफ क्या है, इसका पैसिफिक ओशन है. ये पैसिफिक ओशन तक भी ये एक्सटेंड करती थी. ओके, नाउ आफ्टर दिस कैन यू सी द मैप ओवर हियर? ओके, सो दिस इज द मैप ऑफ रशियन एम्पायर एट दैट टाइम. ओके, नाउ लेट मी मूव फर्दर. अब इसके बाद ये सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, ज़ार क्या था. अब ये जो स्टेट्स थे रशियन एम्पायर में, यहाँ पर जो आपकी पॉपुलेशन थी वो आपकी हेट्रोजेनिटी पॉपुलेशन देखने को मिलती थी. हेट्रोजेनिटी पॉपुलेशन मीन्स डिफरेंट रिलीजियस डाइवर्सिटी. लाइक इन इंडिया वी हैव डिफरेंट रिलीजियस डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री.
इन द सेम वे यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग आपको कल्चर के, लैंग्वेज के देखने को मिलते थे। मेजॉरिटी रिलीजन जो थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स ये जो है आपके यूरोपियन कंट्री साइड में, जहाँ पोलैंड, फिनलैंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी, वहाँ पे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। इसके साथ साथ यहाँ पे कैथलिक्स भी थे, कैथलिक्स क्रिश्चियंस होते थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स पॉपुलेशन भी पाई जाती थी और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी पाई जाती थी। सो दिस इज अबाउट द रशियन एम्पायर, ज़ार निकोलस एंड द रशियन एम्पायर में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। अब आपको इतना पता चल गया, तो इसमें यू गो थ्रू द मैप टुडे एंड फाइंड आउट अबाउट ज़ार निकोलस ऑल्सो। और नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द इकोनॉमिक एंड द सोशल कॉज सोसाइटी इन रशिया ऑल्सो, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन में आता भी है, डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन इन रशिया एंड साइड बाय साइड द सोशल कंडीशन इन रशिया ऑल्सो। चलिए सबसे पहले हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इकोनॉमिक कंडीशन रशिया की कैसी थी, आप देखोगे इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 1901 में के ऑनवर्ड्स 20th सेंचुरी में आप देखोगे कि यहाँ पे स्पेशली जो है इनकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी मीन्स 85% जो रशिया की एम्पायर थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी। मोस्टली पीपल वर टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ओके। एंड यहाँ के कल्टिवेटर्स जो हैं मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे, एज वेल एज अपने नीड्स के लिए भी इन लोग प्रोड्यूस करते थे। आप इसको अगर कंपेयर करोगे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से, जैसे फ्रांस एंड जर्मनी से अगर आप कंपेयर करते हो, तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो 40% थी जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन रशिया में 85% पॉपुलेशन वॉज टोटली एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या होता था कि कल्टीवेटर्स जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते थे यहाँ पे। इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था, वो मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे और अपने नीड्स के लिए प्रोड्यूस करते थे। इसलिए रशिया वॉज द मेन एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स एट दैट टाइम। दिस मच इज क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा था, इसलिए इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे पॉकेट्स में पाई जाती थी। पॉकेट्स मीन्स इन अ सेंस कम पाई जाती थी। और मेनली इंडस्ट्रीज जो हैं वो पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में देखने को मिली है, ठीक है। पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में ये सबसे मेजर इंडस्ट्रियल एरिया होता था। लेकिन प्रोडक्शन जो है यहाँ पे भी जो प्रोडक्शन होता था इंडस्ट्रीज़ का, वो कौन करते थे, क्राफ्ट्समैन करते थे। क्राफ्ट्समैन कौन से होते हैं, जो आपके जैसे वीवर्स होते हैं, पॉटर्स होते हैं, इनको हम क्राफ्ट्समैन बोलते हैं। तो ज़्यादातर यही लोग क्राफ्ट्समैन लोग काम करते थे रशिया के अंदर। क्लियर, ओके। नाउ 1819 में क्या हुआ, अब रेलवे यहाँ पे एक्सपैंड हुआ। इज इट क्लियर। रेलवे जब नेटवर्क जब एक्सटेंड हुआ तो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जानते हो क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब देखा यहाँ पे नेटवर्क रेलवे का अच्छा है तो बट नेचुरल आजकल भी आप देखते हो डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो आके आपके कंट्रीज़ में भी जो है इन्वेस्ट करती हैं। इस तरह से जब रशिया में देखा गया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फॉरेन रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया तो बट नेचुरल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया। इंडस्ट्रीज़ जो है फॉरेन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अब इन्वेस्ट करने लगी और साथ ही साथ जो है यहाँ पे कोल प्रोडक्शन डबल हो गया और स्टील का जो प्रोडक्शन था वो उसका जो आउटपुट था वो क्वाड्रुपल्ड हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया था। और 1900 तक जो है कुछ एरियाज जो में फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन जो हैं वो अब बराबर हो गए थे, ठीक है। कोल फैक्ट्रीज एज वेल एज फैक्ट्री में जो काम करते थे और क्राफ्ट्समैन होते थे जो छोटे छोटे अपने काम करते थे, अब वहाँ पे देखोगे बराबर में हो गए थे। बराबर इन द सेंस जो आपके फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो घर में बैठ के स्मॉल काम करते थे वो अब आपको बराबर देखने को मिलेंगे वहाँ पे। अब ये इंडस्ट्रीज़ आप देखोगे ये ज़्यादातर जो है ग्रोइंग, हम पहले देखते हैं ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है ना। इम्पैक्ट मीन्स अब देखो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है।
इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे अब लिंक करो जो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था सोशलिज्म के बारे में। सोशलिज्म में मैंने आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया था। यहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो टोटली जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी इंडस्ट्रीज, और गवर्नमेंट क्या होती थी वो उनको सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्रीज को। क्यों सुपरवाइज करती थी? देखने के लिए कि यहाँ पर जो है लोगों को मिनिमम वेजेस दी जा रही हैं और वर्किंग आवर्स लिमिटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज आपको बताएं प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रीज की। और क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो और उनकी ज़्यादा बढ़त हो। लेकिन अब टोटल सिनेरियो आजकल डिफरेंट है। पहले इनको कोई चेक करने वाला नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था, लेकिन अब आपको मालूम है कि हमारे पास लेबर लॉ है, डिफरेंट लॉज हैं जिसके थ्रू जो है अब बाहर की जो इंडस्ट्रीज होती है जो इन्वेस्ट करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होते थे ये स्पेशली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते थे। एंड यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं था, माने गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, चेक नहीं था, क्योंकि ये गवर्नमेंट का सुपरविजन होना चाहिए था कि यहाँ पे लोगों को मिनिमम वेजेस वर्कर्स को दी जाए, उनके कंडीशन को देखा जाए, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्किंग दिया जाए। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो हैं ये इनको इस चीज़ों को प्रिवेंट नहीं कर पाए। इस रूल्स जो ये तोड़े जा रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो रूल तोड़ रही थी, जो लॉन्ग आवर्स वर्किंग आवर्स रखते थे, 12 से 14 घंटा काम करवाते थे वर्कर्स से, बहुत कम वेजेस देते थे, ये इंस्पेक्टर्स जो होते थे, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स होते थे, वो इनको चेक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रूल्स तोड़े जा रहे थे। क्राफ्ट्स यूनिट्स और जो स्मॉल वर्कशॉप्स थे इनके वर्किंग आवर्स जो है कभी कभी 10 से 12 घंटे होते थे, और इनकी जो एकोमोडेशन थी वो रूम्स मिलते थे लोगों को या डोमेट्रीज में रहते थे। ठीक है, डोमेट्रीज कैसे कि एक ही जगह, अब आपको आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस पिक्चर, दो द पिक्चर इज नॉट क्लियर, यू कैन गो थ्रू द पिक। दिस इज अ डोमेट्री जहाँ पर एक ही जगह लोगों को शिफ्ट में सुलाया जाता था 6-6 घंटे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे ये किस तरह से कंडीशन है पुअर वर्कर्स की। आप देखोगे कि कई जो हैं वर्कर्स जो होते थे वो चैरिटेबल जो किचन होता था उसके थ्रू सरवाइव करते थे, और उनका जो है बहुत गरीबी हालात में रहते थे, और ये डोमेट्रीज में ये शिफ्ट्स में सोते थे और ये अपनी फैमिलीज को भी यहाँ नहीं रख सकते थे। दिस वॉज द इकोनॉमिक कंडीशन विच प्रिवेल्ड देयर इन रशिया। नाउ लेट अस मूव फर्दर। Now I'm going to tell you about the Russian society. अब इकोनॉमिक कंडीशन आपको पता चल गई। इकोनॉमिक कंडीशन आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है, आपका डेप्थ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कंडीशन इन रशिया ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द 20th century. Now we are going to deal with the social condition in Russia. सोशल कॉज। अब आप देखोगे यहाँ पर जो है सिटीज़ में, यहाँ पे दो पार्ट है। सोसाइटी जो है हम एक सिटी में डिस्कस करेंगे और एक कंट्री साइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सिटी में, दैट इज़ अर्बन एरियाज़ में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर जो है वर्कर्स होते थे, एंड ये वर्कर्स कहाँ से आते थे? ये विलेजेस से आते थे, गाँवों से आते थे, एंड दे यूज टू सेटल इन द सिटीज़ ओवर हियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्कर्स थे दीज वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्किल। स्किल मीन्स कौन कैसा काम करता है। मेटल वर्कर्स होते थे, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, कोल में भी वर्क करते थे, डिफरेंट जो वर्क करते थे अलग अलग उसमें डिवाइडेड था। लेकिन इसमें जो मेटल वर्कर्स होते थे जो सेंट पीटर्सबर्ग में थे, वो अपने को सबसे ज़्यादा एरिस्टोक्रेट समझते थे इन कंपैरिजन टू द अदर वर्कर्स। एरिस्टोक्रेट मीन्स सबसे सुपीरियर। जो दूसरे वर्कर्स थे जो वहाँ काम करते थे अकॉर्डिंग टू द स्किल, वो उनसे मेटल वर्कर्स जो मेटल इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो अपने को ज़्यादा सुपीरियर एरिस्टोक्रेट समझते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है लोग ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल डिमांड करते थे। दे नीडेड अ ट्रेन्ड एंड अ स्किल्ड वर्कर्स इन द सिटीज़। नाउ विमेन वेर ऑल्सो देयर, एंड ये विमेन जो है 31% जो फैक्ट्रीज में लेबर काम करती थी उसमें 31% आपको विमेन देखने को मिलती थी 1914 में। एंड इन ये विमेन जो है दीज वर पेड लेस देन द मैन एट दैट टाइम। अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन है, though I'm not in favor of this discrimination, but at that time these women were paid less than the men in comparison to the men. Okay, that means
बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ द मैन्स वेजेस। माने जो आदमी को तनख्वाह मिलती थी उसकी 3/4 तनख्वाह, वही सेम काम करती थी लेकिन उसकी 3/4 तनख्वाह मैन के कंपैरिजन उनको मिलती थी, या उनको जो है हाफ पे वेज मिलती थी जो वो सेम वर्क करती थी। नाउ डिवीजन, अब ये जो डिवीजन था, ठीक है ना, वर्कर्स के बीच में, ये आपको जो है ऊपर से देखने को मिलता था, लेकिन ये जो है डिवीजन जो है जब कोई स्ट्राइक होती थी या जब कोई प्रॉब्लम वर्कर्स के साथ होता था, उस समय ये डिवीज़न नहीं देखने को मिलती थी। उस समय ये वर्कर्स चाहे जिस भी स्किल के हों, चाहे जिस भी उसके फैक्ट्री एरियाज़ के हों, ये सब यूनाइट हो जाते थे वर्क्स को स्ट्राइक करने के लिए। ये सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट था। तो इन वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशन भी फॉर्म कर रखी थी। एसोसिएशन फॉर्म क्यों की थी कि जिससे कि कभी भी कोई एम्प्लॉयज़ जो है उनके वर्कर्स को अगर हटाता है, उनकी वर्किंग कंडीशंस को देख के या उनकी सैलरी को देख के या अनएम्प्लॉयमेंट को देख के, तो ये उस समय जो है इनकी मदद करते थे। ठीक है, वर्कर्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, वर्कर्स जो हैं स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे, जिसमें कि मेटल वर्कर्स अपने को ज़्यादा एरिस्टोक्रेट समझते थे इन कंपैरिजन टू द अदर वर्कर्स। विमेन भी थी, 31% जो है लेबर होती थी, में 31% विमेन होती थी, लेकिन उनकी वेजेस जो है मेन से कम होती थी, दो वर्क एक जैसा करती थी। एंड डिवीजन जो है होती थी वर्कर्स में, लेकिन जब उनको वर्क को स्ट्राइक करना पड़ता था, किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता था ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, ड्यू टू द क्या कहते हैं डिसमिसल ऑफ द वर्कर्स, तो ये सब यूनाइट हो जाते थे, वर्कर्स एक हो जाते थे। सो एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट कोई अगर काम होना चाहता था तो इन्होंने अपनी एसोसिएशन फॉर्म कर रखी थी। जैसा कि 2 बार देखने को यहाँ पे मिला था, 1896-97 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई थी और 1902 में स्ट्राइक जो है मेटल इंडस्ट्री में हुई थी। क्लियर? ये आपका अर्बन स्टेट में कंडीशन था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंडीशन विच टुक प्लेस इन द कंट्री साइड। नाउ कंट्री साइड मीन्स रूरल एरियाज, गाँवों में क्या कंडीशन थी। ओके, अब कंट्री साइड में पेजेंट्स जो हैं ज़्यादातर लैंड को कल्टीवेट करते थे। मोस्टली द पेजेंट्स कल्टीवेटेड द लैंड, लेकिन ज़्यादातर जो है प्रॉपर्टीज़ जो थी वहाँ पे कंट्री साइड में ये ज़्यादातर नोबिलिटी के पास होती थी, लैंड नोबिलिटी के पास होती थी, क्राउन मीन्स राजा के पास होती थी, या जो ऑर्थोडॉक्स चर्च होते थे उनके पास होती थी। जैसा कि मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ाया था, वो 3 एस्टेट्स के बारे में पढ़ाया था, द फर्स्ट एस्टेट, द सेकंड एस्टेट। तो फर्स्ट एस्टेट में जो आपका क्लर्जी आता था दैट इज़ द ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया, ठीक है, किंग के पास हो गया, एंड नोबिलिटी सेकंड एस्टेट में आता था। इनके पास ज़्यादातर रशिया में लैंड होती थी और ये पेजेंट्स के पास लैंड नहीं होती थी और ये पेजेंट्स इन्हीं की लैंड पे कल्टीवेट करते थे। ठीक है, नाउ वर्कर्स की तरह यहाँ जैसे वर्कर्स डिवाइडेड थे अकॉर्डिंग टू द स्किल, पेजेंट्स भी यहाँ पे डिवाइडेड थे अकॉर्डिंग टू द लैंड दे यूज टू डू गेट। एंड यहाँ पे जो है कैसे था, वर्कर्स जो है रशिया में आप देखोगे फ्यू केसेस में पेजेंट्स जो है इनको नोबिलिटी, ना तो वो क्राउन की रिस्पेक्ट करते थे ना वो नोबिलिटी की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखोगे वहाँ पर जो पेजेंट्स होते थे वो नोबल क्लास की भी किंग की भी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आपको रशिया में देखने को मिलेगा कि इन लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबल क्लास की। ठीक है, नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन में ब्रिटेनी में आप देखोगे, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे मिराबाउ, एबेसिस, ये दोनों जो है नोबिलिटी क्लास क्लर्जी क्लास के लोग थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पेजेंट्स की मदद की। लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे पेजेंट्स जो हैं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबल क्लास की। क्यों? बिकॉज रशियन पेजेंट्स चाहते थे कि जो लैंड नोबल्स के पास है, ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास है, वो उनको दे दी जाए। ठीक है, अब आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई रशियन पेजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पेजेंट्स। क्लियर? सो अब एक चीज़ और खासियत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, यहाँ पे जो है 1902 में आप देखोगे, 1905 में ऐसा हाँ, यहाँ पे जो ये लोग होते थे, पेजेंट्स होते थे, ये लोग जो है नोबल्स के अगेंस्ट लड़ते भी थे। ठीक है, एंड क्योंकि नोबल्स जो है उनके पास पावर होती थी, एंड
वो ज़ार की सर्विस करते थे एंड लोकल पॉपुलैरिटी के थ्रू नहीं। और फ्रांस में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रशिया पेजेंट्स जो हैं वो लैंड लेना चाहते थे एंड फ्रिक्वेंटली वो कभी कभी क्या करते थे, वो इन लोग को नोबल्स क्लास को या लैंडलॉर्ड्स को रेंट देने से भी मना कर देते थे और इवन लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर देते थे, ठीक है। और ऐसी चीज़ देखने को 1902 में मिली थी जहाँ पे लार्ज स्केल जो है नोबल क्लासेस का मर्डर किया था गया था साउथ रशिया में। और 1905 में ऐसा इंसिडेंट्स जो है पूरे रशिया में होने लग गया था। सो रशियन पेजेंट्स जो हैं दीज वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पेजेंट्स ऑल्सो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप रशिया में देखोगे रशियन जो पेजेंट्स थे ये अपनी लैंड को पूल कर लेते थे। पूल मीन्स एक ही लैंड को सब लोग मिला के उसी पे मिलकर काम करते थे, ठीक है, पीरियोडिकली काम करते थे एंड इनको हम कम्यून बोलते थे या मीर बोलते थे। इज इट क्लियर? द पूल्ड लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड ये जो कम्यून या मीर था जिसको कि हम पूलिंग ऑफ लैंड बोलते थे, अब इसमें जो भी प्रोडक्शन होता था वो इन प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द नीड्स जो है डिवाइड कर देते थे। जिस फैमिलीज़ की जैसे नीड होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, वैसे वो इसको डिवाइड कर लेते थे। Okay, so in this lecture I discussed about the social and the economic condition in Russia and side by side the Russian Empire in 1914. तो आप 32 पेज नंबर तक रीड करके रेडी रखिएगा। I'll start with other lecture that is socialism in Russia and 1905 revolution in my next lecture. That's all for today. Thank you so much.